बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख डॉक्टर सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 8 का दूसरा लेक्चर है आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती एक नावल है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था, पीछे सारा हमने पढ़ लिया था। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ये अज़ीज़ अहमद का मशहूर नावल है और ये 1948 में शाये हुआ था। इस नावल में हैदराबाद के तबका अमीर और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है, जिसमें अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल भी बयान किए गए हैं और नौजवान लड़कियों की गैर यकीनी मोहब्बत और नाकामी को भी मौजू बनाया गया है। इस नावल का मरकज़ी किरदार है सुल्तान हुसैन। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम। दिल्ली के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया है कि दिल्ली 7 बार आबाद हुई थी और 7 बार बर्बाद हुई थी। लास्ट टाइम जब दिल्ली उजड़ी थी तो मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में दिल्ली उजड़ गई थी। अच्छा, हम देखते हैं शुमाली हिंद का पहला नकाद कौन है, यानी दिल्ली का। मीर तकी मीर। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहला तज़किरा लिखा था। मीर तकी मीर का अगर ब्रीफ सा तारुफ आपको बताऊं तो मीर तकी मीर 28 मई 1723 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 22 दिसंबर 1810 में। इनका असल नाम था मीर मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर करते थे। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था और दरवेश सिफत इंसान थे इनके वालिद, जिस वजह से अली मुत्तकी कहलाते थे। मीर तकी मीर के वालिद की जब डेथ हुई थी तो मीर तकी मीर के सौतेले भाइयों ने उनके साथ नारवा सलूक किया था और मीर तकी मीर के सौतेले भाई का नाम भी पास्ट पेपर में सवाल में पूछा हुआ था, जो कि था मोहम्मद हुसैन। मीर तकी मीर ने इब्तदाई तालीम हासिल की थी अमानुल्लाह खान से। सिराजुद्दीन खान आरजू से मीर तकी मीर का क्या रिश्ता था? ये मीर तकी मीर के खालू थे। जब सौतेले भाइयों ने मीर तकी मीर से वालिद की वफ़ात के बाद बुरा सलूक किया था तो ये अपने सौतेले खालू के पास गए थे, लेकिन थे तो सौतेले खालू, उन्होंने अपने सगे भांजों की बातों में आकर फिर मीर तकी मीर के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मीर ने खालू का यानी सिराजुद्दीन खान आरजू का भी घर छोड़ दिया था। मीर तकी मीर जब लखनऊ गए थे तो किस नवाब ने मीर तकी मीर का वजीफ़ा मुकर्रर किया था? आसिफ उद्दौला ने 300 रुपये माहवार इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया था। इनकी मशहूर तसानीफ़, इनकी सवाने उम्री है ज़िक्र मीर, तज़किरा है नुकातुश्शोरा। इनके उर्दू दीवान 6 हैं, एक दीवान फ़ारसी में भी था जो अब नापैद हो चुका है। नसरी तसानीफ़ है इनकी नुकातुश्शोरा, जो कि तज़किरा है, ज़िक्र मीर, मीर तकी मीर की सवाने उम्री है, और फैज़ मीर, ये अपने बेटे के लिए लिखी थी। उसूल उर्दू भी लिखी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन वो नापैद हो चुकी है। मीर तकी मीर ने ना सिर्फ गज़लें लिखी हैं बल्कि उर्दू नसर में भी तब आज़माई की। इसके अलावा उन्होंने मसनवियाँ भी लिखी हैं जो बहुत मशहूर हुई हैं। पहले कहा जाता था कि मीर तकी मीर की 34 मसनवियाँ हैं, लेकिन अब तक की तहकीक के मुताबिक उनकी 37 मसनवियाँ सामने आ चुकी हैं, जिनमें 34 मसनवियाँ कुलियात मीर में मौजूद हैं, जिसे अब्दुल बारी ने मुरत्तब किया था। बाकी की 3 मसनवियाँ भूषण सिंह और ज्ञानचंद जीन ने दरियाफ्त की हैं। और ये बाकी की जो 3 मसनवियाँ हैं ना, ये कुलियात मीर की जिल्द नंबर 2 में मौजूद हैं। इसके अलावा इन्होंने वासोख्त और रुबाइयात भी लिखी हैं। वासोख्त का बानी कहा जाता है मीर तकी मीर को, और मुझसे इंटरव्यू में यही सवाल हुआ था कि वासोख्त का बानी किसे कहा जाता है। मैंने कहा था मीर तकी मीर को। देन चेयरमैन ने मुझसे कहा था कि वासोख्त से क्या मुराद है, तो मैंने उन्हें बताया था कि ऐसी शायरी जिसमें महबूब को जली कटी सुनाई जाती हो और उसकी बेवफाई का जिक्र किया जाता हो, उसे वासोख्त कहते हैं। देन उन्होंने मुझसे शेरी एग्जाम्पल भी सुनी थी वासोख्त की।
आप कहेंगे कि पहला नकाद मीर तकी मीर का नाम सुनते ही ये मीर तकी मीर की बाकी डिटेल्स शेयर करने लग गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना मीर तकी से रिलेटेड वही शेयर करी हूँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ उनके तज़किरा नुकात शुरा के बारे में है, लेकिन उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाकी सवालात हैं वो भी आपको बताती चलूँ। मीर तकी मीर पुरानी दिल्ली में कूचा चिलम में रहते थे और इन्होंने दिल्ली के फिराक में शेर कहे थे। लास्ट ईयर इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि सवाल था कि मीर तकी मीर जब फर्स्ट टाइम गए थे लखनऊ तो उन्होंने दिल्ली के फिराक में मुशायरे में कौन सी गज़ल पढ़ी थी, या हाँ कौन सी गज़ल पढ़ी थी, उसके अशार सुना दें। तो उसके चंद अशार मैं सुना देती हूँ आपको। क्या बोदो पा अच्छा मैं थोड़ा सा वाक़या भी बता दूँ। जब वो गए थे ना लखनऊ, दिल्ली उजड़ने के बाद मीर तकी मीर लखनऊ गए, तो लखनऊ में तो अय्याशी का माहौल था। वहाँ कीमती कीमती लिबास में होते थे मुशायरों में हाज़रीन भी, और सेक्रेटरी, स्टेज सेक्रेटरी और शोरा हजरात, सब कोई हर बंदा वहाँ अय्याशी में था और पैसा बेबहा होता था, दौलत की फरावानी थी, खूबसूरत लिबासों में सज धज के फिरते थे। लेकिन मीर तकी मीर दिल्ली के थे, दिल्ली उजड़ चुकी थी, मीर तकी मीर के पास कोई ढंग का लिबास ही नहीं था। और मीर तकी मीर जब लखनऊ रवाना हुए तो उनका किराया भी किसी और अजीज़ ने भरा था, यानी उनके पास किराए के भी पैसे नहीं थे। जब वो पहुँचे तो उन्हें पता चला कि फ़लाँ जगह मुशायरा है। तो मीर तकी मीर ने सोचा कि मुझे भी शिरकत करनी चाहिए। मीर तकी मीर ने वहाँ मुशायरा कैसे था कि उसमें तरही मुशायरा था। तरही मुशायरे से मुराद ऐसा मुशायरा जिसमें काफ़िया बता दिया जाता है कि इस काफ़िए पे आपने गज़ल तैयार करके आनी है तमाम शोरा ने, और उसका कंपटीशन था। तो उन्होंने तरही मुशायरे में जो काफ़िए दिए थे वो थे मार के, प्यार के, यलगार के, पुकार के, यानी इस तरह की आपकी गज़ल होनी चाहिए शोरा कराम जो लिख कर आएँ। देन मीर तकी मीर ने एक गज़ल लिखी। फिर जब मीर तकी मीर ने स्टेज सेक्रेटरी को पर्ची भेजी कि मैं भी गज़ल सुनाना चाहता हूँ, उन्होंने धुतकार दिया कि वाह तुम कहाँ से आए हो, हुलिया देखो अपना, तुम इस मुशायरे में गज़ल पढ़ोगे स्टेज पे आके, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये वो, मतलब इंसल्ट कर दी। और जब सेक्रेटरी ने उनकी इंसल्ट की तो हाज़रीन भी हंसने लगे। कोई पूछने लगा आहा आप शायर हैं, कोई पूछने लगा कहाँ से आए हैं, यानी तंज़ करने लगे। तंज़िया हंसी सबके चेहरे पे आया थी। तब मीर तकी मीर ने दोबारा रिक्वेस्ट की कि हाँ मैंने गज़ल पढ़नी है। दूसरी बार उनकी, या शायद तीसरी बार उनकी रिक्वेस्ट मंजूर कर ली और सेक्रेटरी ने उन्हें स्टेज पे इनवाइट कर लिया। मीर तकी मीर ने गज़ल तो कोई और तैयार की हुई थी, अब उनके तख़य्युल और उनकी ज़िहानत का कमाल देखें कि जब लोगों ने उनसे सवाल किए कहाँ से आए हो, कौन हो, तंज़ करने लगे, फ़ौरन ही उन्होंने अशार तरतीब दे ली और स्टेज पे जाके बोल दिए। और वो अशार थे, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। और ये वाक़या इतना मशहूर हुआ कि इंटरव्यू में इस वाक़ये पे डिस्कस हुई है कैंडिडेट की। मुझे जितने जितने इंटरव्यू मौसूल हुए थे वो मैं जैसे जैसे कोई टॉपिक आता है रिलेटेड तो उनके सवालात आप लोगों के साथ जो भी याद आते हैं शेयर करती जाती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। मुझसे इंटरव्यू में ये सवाल भी हुआ था कि क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कौन सा शायर पसंद है, मैंने कहा था कौन सा क्लासिकी शायर पसंद है, मैंने कहा था मीर तकी मीर। तो उन्होंने मीर तकी मीर से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे। मीर तकी मीर के मिसरे, पहले मिसरे देकर दूसरे मिसरे भी सुने थे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है, मैंने कहा था खुदाए सुखन। और फिर ये पूछा था कि मीर तकी मीर ने क्या लिखा है, मैंने कहा था दिल्ली और दिल का नौहा लिखा है। उसके बाद शेरी एग्जाम्पल्स पूछी गई थी, उसके बाद पता नहीं और क्या पूछा था, अब याद नहीं है। शेरी एग्जाम्पल्स तकरीबन मीर तकी मीर के 2 अशार मुझसे सुने थे। उन्होंने कहा था शेर सुनाए, मैंने सुनाया, फिर उन्होंने कहा एक और सुनाए, मैंने सुनाया, फिर 3 अशार
اور اس کے علاوہ تھے جن کے پہلے مصرے پڑھ کے دوسرے مصرے انہوں نے مجھ سے سنے تھے۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ میر تقی میر شاعری میں استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اس طرح تذکرہ نگاری میں اولیت کی بنا پر وہ پہلے نقاد بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اگر تذکرے کو تنقید تسلیم کر لیا جائے تو پہلے نقاد میر تقی میر ہوں گے، لیکن تذکرے کو تنقید نہیں تسلیم کیا جاتا اکثر۔ میر تقی میر کے تذکرہ نکات الشعراء میں 102 شعراء کا ذکر ہے، اور حالانکہ جب میں نے ان کا تذکرہ پڑھا تو اس میں فہرست میں 103 شعراء کا ذکر تھا، لیکن جب میں نے تذکرہ پڑھا تو اس میں 104 شعراء کا ذکر تھا۔ پھر میں نے اس تذکرے کو چھوڑ دیا کہ اس میں کوئی مسٹیکس ہیں، میں نے اور تذکرہ ڈاؤن لوڈ کیا تو اس میں 103 شعراء کا ذکر تھا، اور فہرست میں 102 شعراء کا، پتہ نہیں ایسے مکس اپ تھا۔ پھر میں بڑی کنفیوز ہوئی، تو میں نے جب یہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کو پڑھا، اس میں 102 تھا، اور کلید اردو میں پاسٹ پیپرز میں بھی 102، میں نے دن یہی سوچا کہ اسی کو ہی کنفرم کرنا چاہیے، کیونکہ تذکرے اٹھا اٹھا کے پیپر بنانے والے بھی نہیں کنفرم کرتے بیٹھ کے، تو کنفرم یہی ہوگا کہ میر تقی میر کے تذکرہ نکات الشعراء میں 102 اردو شعراء کا تذکرہ ہے، اور یہ فارسی زبان میں لکھا گیا۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، لیکن لکھا گیا تھا فارسی زبان میں۔ مولوی عبدالحق کے استدلال کی روح سے یہ تذکرہ 1752 میں تالیف ہوا، اور ڈاکٹر عبادت بریلوی نے 1980 میں اسے لاہور سے طبع کروایا۔ مولوی عبدالحق نے اپنے مقدمہ کے ساتھ جون 1935 میں انجمن ترقی اردو اورنگ آباد دکن سے بھی اسے شائع کروایا۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ جہاں تک میر کی تنقیدی آراء کا تعلق ہے تو مشاعروں میں اپنے طرز عمل کی مانند وہ خاصے نک چڑھے نقاد بھی ثابت ہوئے، کیونکہ وہ دو ٹوک بات کہنے سے گھبراتے نہیں تھے۔ مولوی عبدالحق نے نکات الشعراء کے مقدمے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میر سے پہلے تذکرہ سید امام الدین خان باعہد محمد شاہ لکھا گیا، لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء کو ہی سمجھا جاتا ہے، اور اسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ محمد یار خاکسار عرف کلو کے تذکرہ معشوق چہل سالہ کا بھی بعض اوقات نام لیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ یہ لکھتے جائیں، نہ لکھیں بلکہ میں نوٹس بھیج دوں گی یہ، لیکن یاد کر لیجئے گا تذکرہ معشوق چہل سالہ کے مصنف کون ہیں؟ محمد یار خاکسار، اور تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ مخزن نکات قائم چاند پوری کا ہے۔ اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کے مصنف ہیں فرمان فتح پوری۔ میر تقی میر کے ایک برس بعد اردو شعراء کا دوسرا تذکرہ ریختہ گویاں فتح علی حسین گردیزی نے لکھا، جس میں 98 شاعر شامل ہیں۔ اب یہ کس نے لکھا؟ تذکرہ ریختہ گویاں فتح علی حسین گردیزی نے کب لکھا؟ میر تقی میر کے تذکرے کے ایک سال بعد، یعنی 1953 میں۔ ایک ہی لائن میں 3-4 سوال، اور اس میں کتنے شاعروں کا ذکر ہے شعراء کا؟ 98 کا، لیکن 25 ایسے شاعر ہیں جن کا میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ اب کتنے سوال ہو گئے؟ 5 ایک ہی لائن میں۔ قائم چاند پوری یا قیام الدین قائم چاند پوری پورا نام یوں ہے، انہوں نے لکھا تذکرہ مخزن نکات، اور اس میں 118 شعراء کا ذکر ہے۔ مجموعہ نغز تذکرہ حکیم قدرت اللہ قاسم کا ہے، اور اس میں 696 شعراء کے حالات ہیں، جبکہ عیار الشعراء تذکرہ خوب چند زکا کا ہے، اور اس میں 851 شعراء ہیں۔ فیلن اور مولوی کریم الدین کا طبقات الشعراء ہند 1848 میں شائع ہوا۔ اس میں بھی مؤلف نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ غار ساندتاسی کی تاریخ ادب ہندی و ہندوستانی کا ترجمہ ہے۔ کون سا تذکرہ؟ طبقات الشعراء ہند۔ تذکرہ ہندی کے مصنف کون ہیں؟ قدرت اللہ شوق۔ اور اس کا دوسرا نام ہے طبقات الشعراء۔ ویسے تنقیدی آراء کے لحاظ سے میر کے بعد مصحفین
तज़किरा हिंदी गोयां भी लिखा है 1794 में। मीर हसन ने तज़किरा शोराए उर्दू लिखा 1777 में। ये सारे तज़किरे इम्पोर्टेंट हैं, इनके सन्ने इशात और इनके मुसन्निफ़ीन और इनमें कितने शोरा का ज़िक्र है ये आपको याद होने चाहिए। गुलशन बेखार लिखा शेफ्ता ने और 1845 में लिखा। इसके बाद है शिफ्ता के तज़किरे में 644 शोरा का ज़िक्र है। गुलशन बेखिज़ां के नाम से ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन बातिन ने तज़किरा लिखा। मीर मोहसिन लखनवी ने तज़किरा सरापा सुखन लिखा जिसमें 731 शोरा का ज़िक्र है। इसके अलावा ये तमाम तज़किरे फ़ारसी ज़ुबान में थे जिनमें उर्दू शोरा का ज़िक्र था। मिर्ज़ा लुत्फ़ अली का तज़किरा गुलशन हिंद पहला तज़किरा है जो उर्दू में लिखा गया था। सवाल को आपने मिक्स नहीं करना। पेपर में अगर पूछा जाए कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा नुकातुश शोरा, और अगर सवाल हो उर्दू शोरा का उर्दू ज़ुबान में पहला तज़किरा तो वो होगा गुलशन हिंद, और इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा लुत्फ़ अली। बाकी तज़किरे कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी आप लाजमन याद करें। मुहसिन नुकात, अक़द सुरैया, तज़किरा हिंदी, रियाज़ुल फ़सहा, ये सारे लाजमी याद कर लें, इम्पोर्टेंट हैं टोटल, और मैंने ये सारे याद किए थे। अच्छा जी तज़किरा जलवा खिज़र सफ़ीर बिलग्रामी का है, 1884 में लिखा, और इसे फ़्रांसीसी ज़ुबान में गारिसान दितासी ने 3 जिल्दों में हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड हिंदुस्तानी लिटरेचर के नाम से कलमबंद किया। इसकी जिल्द अव्वल 1839 में, जिल्द दोम 1847 में और तीसरी जिल्द 1870 या 71 में तबाह हुई। बकौल फरमान फ़तेहपुरी जब 1839 में तारीख़ हिंदुस्तानी अदब की पहली जिल्द शाये हुई तो मौलवी करीमुद्दीन और फ़ीलन साहिब की मुश्तरक कोशिशों से 1848 में दिल्ली से उसका तर्जुमा तबक़ातुश शोरा के नाम से शाये हुआ। यानी इन्होंने मिलकर एक ही तज़किरा लिखा था, लेकिन ये लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं बल्कि करीमुद्दीन और फ़ीलन ने इसमें मज़ीद इजाफ़े भी किए थे। लज़्ज़तुन्निसा, पहले जो हमने तज़किरे लिखे तज़किरों की को डिस्कस किया उनमें सारे मर्द शोरा का ज़िक्र था। अब हम जिन तज़किरों को ज़िक्र करने जा रहे हैं उनमें ख़वातीन शायरात का ज़िक्र है। दिलचस्प तज़किरा बहारिस्तान नाज जो उर्दू शायरात का अवलीन तज़किरा है। उर्दू शोरा का अवलीन तज़किरा नुकातुश शोरा, उर्दू शायरात यानी लेडीज़ शोरा जो शायर जो थीं उनका पहला तज़किरा बहारिस्तान नाज है, और ये लिखा है फ़सीहुद्दीन रंज ने। ये मुझे नहीं याद होता था, जब मैं लेक्चर की तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा लड़कियां लेडीज़ जो होती हैं वो हर बात पे रूठ जाती हैं, उन्हें हर बात पे रंज होता है, इसलिए जो उर्दू शायरात का पहला तज़किरा था वो बहारिस्तान नाज था और रंज ने लिखा। फिर ये मुझे आज तक नहीं भूला कि ये किसने लिखा था, और ये पहली मरतबा 1864 में और उसके बाद 1869 में और फिर आखिरी मरतबा 1882 में शाये हुआ। इसमें कुल 174 शायरात का ज़िक्र है। बेशतर शायरात तवाइफ़ें हैं, इसलिए रंज साहब ने खूब चस्के ले लेकर इनका ज़िक्र किया, जिससे ये तनकीद की एक सक्का किताब तो ना रही, ताहम इस अहद में तवाइफ़ों की जो अहमियत हासिल थी उसकी बिना पर इस तज़किरे का मुतालिया ज़रूरी है। तवाइफ़ों के शेरी ज़ौक़ और उसलूब का अंदाज़ा लगाने के लिए इससे बेहतर तज़किरा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है रंज के अलावा तबीब भी तखल्लुस करते थे। फ़सीहुद्दीन रंज का तखल्लुस रंज था और रंज के अलावा वो तखल्लुस तबीब भी करते थे। ये गालिब के शागिर्द थे, चुनांचे इसी हैसियत से दीवान गालिब की तारीख़ भी इन्होंने लिखी थी। 1891 में इनकी डेथ हो गई। ईसवी सन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ ईसवी याद करें, हिजरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहारिस्तान ने नास के बाद 1878 में दिल्ली से नेक्स्ट जो दूसरा तज़किरा था उर्दू शायरात का वो था दरगाह परशाद नादिर का, और इसमें 144 शायरात का ज़िक्र था, और इसका तज़किरे का उन्वान था तज़किरा चमन अंदाज़।
اور اس کے بعد تیسرا تذکرہ لکھا مرزا کلب حسین نادر کا، اور اس کا عنوان تھا تذکرہ نادری۔ یہ 1884 میں دلی سے شائع ہوا، جس میں 53 شاعرات کا ذکر ہے۔ یہ سارے بہت اہم ہیں پوائنٹس، ان کو لازمی یاد کیجیے گا۔ نقاش اول زبان ریختہ مرزا مظہر جان جانا دلی کے ان سینئر فارسی گو شعراء میں شامل ہوتے ہیں۔ مظہر جان جانا کا تعلق کہاں سے تھا؟ دلی سے۔ اور کون سے کس زبان کے شاعر تھے؟ فارسی کے۔ نقاش اول زبان ریختہ کہا جاتا ہے انہیں، اور ریختہ پہلے اردو زبان کو کہا جاتا تھا، جنہوں نے اگرچہ اردو میں کم لکھا لیکن جو بھی لکھا خوب لکھا، اور اپنے شاگردوں کے ذریعے فروغ غزل کا باعث بھی بنے۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا جان صوفی منش، اور شاعر تھے، تخلص جانی کرتے تھے۔ کون؟ ان کے والد۔ مظہر 11 رمضان 1111 کو مالودہ کے مقام کالا باغ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد دکن سے آگرہ آئے تھے۔ اگرچہ ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی، لیکن بعد میں دلی کو مسکن بنا کر عمر رشد و ہدایت میں بسر کی تھی، اس لیے دلی کے شعراء میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ عملاً صوفی تھے۔ ان کا مزار اب بھی دلی میں مرجع خلائق ہے، یعنی موجود ہے۔ 3 افراد نے حملہ کر کے گھائل کر دیا تھا، اور 3 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یعنی قتل ہوئے۔ جہاں تک ان کی اردو غزل گوئی کا تعلق ہے تو انہوں نے کوئی بہت زیادہ غزلیں نہیں لکھیں۔ ڈاکٹر سید تبارک علی نقشبندی نے مرزا مظہر جان جانا پر ڈاکٹریٹ کے لیے جو مقالہ مرزا مظہر جان جانا ان کا عہد اور اردو شاعری قلم بند کیا، اس کے بموجب انہوں نے صرف 11 غزلیں اور 56 متفرق اشعار لکھے اردو میں۔ کل اشعار کی تعداد 124 ہے، جو بہت زیادہ نہیں ہے، مگر ان کے باوجود مصحفی نے انہیں نقاش اول زبان ریختہ قرار دیا۔ کس نے زبان نقاش اول کہا؟ مصحفی نے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ یہ میں نے انٹرویو کے لیے یاد کیا تھا ان کا شعر، کیونکہ ہر شاعر کے میں 2 3 اشعار یاد کر کے گئی تھی کہ پتہ نہیں کس کا شعر سنانے کو کہہ دیا جائے، اور موسٹلی میں وہی یاد کرتی تھی جو مجھے پسند آتے تھے، کیونکہ یہ جو پسند آ جائیں وہ کبھی بھولتے ہی نہیں اور فوراً یاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم خان آرزو۔ یہ حاتم کے بموجب دلی میں دیوان دلی کے زیر اثر 1128 ہجری میں اردو غزل سے تخلیق کی دلچسپی کا آغاز ہوتا ہے۔ حاتم، اچھا یہ خان آرزو کون تھے؟ یہ میر تقی میر کے خالو تھے۔ دلی میں میر اور سودا سے قبل، یعنی ان سے پہلے جن شعراء نے خصوصی نام پیدا کیا، ان میں حاتم، خان آرزو اور مظہر جان جانا وغیرہ یہ سارے شامل ہیں۔ اردو غزل کے خد و خال نکھارے ان میں شیخ سراج الدین علی استداد خان آرزو، جو کہ اکبر آباد میں 1687 میں پیدا ہوئے، اور لکھنؤ میں 26 جنوری 1756 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ خان آرزو کا دور حیات پاسٹ پیپر میں سوال آیا ہوا تھا۔ گو ان کو اصلی شہرت فارسی کلام کی بنا ایہام گو شعراء تھے، اور بعد میں انہوں نے ایہام گوئی کو ترک کر دیا تھا۔ بتاتی ہوں ایہام گوئی کیا ہے، اور 1 بائی 1 ساری تحریکیں بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ آج خان آرزو کی شہرت ان کے گہرے لسانی شعور کی وجہ سے، جس کا زندہ ثبوت ان کی لغت سراج اللغت اور ریختہ کی غرائب اللغات نوادر الالفاظ جو کہ خان آرزو نے لکھی ہیں ان میں ملتا ہے۔ مؤخر اور ذکر، یعنی آخر میں جس کا ذکر ہے نوادر الالفاظ، یہ دراصل عبدالواسع ہانسوی کی تالیف ہے۔ خان آرزو نے اس میں ترمیم و تنسیخ و اضافے کیے تھے، بعد میں اسے نوادر الالفاظ کے نام سے مدون کیا تھا۔ اس میں ریختہ الفاظ کے فارسی زبان میں معنی درج ہیں۔ آج اس لغت سے ہمیں کسی حد تک اردو میں الفاظ کے تغیر پذیر شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔
خان آرزو کی زبان و بیان اور الفاظ و اشعار پر 32 معروف تصانیف ہیں، جن میں مجمع النفائس نام کا فارسی شعراء کا ایک تذکرہ بھی لکھا انہوں نے، جس میں شعراء کا مطالعہ کرتے وقت شعری محاسن کے ضمن میں انہوں نے تنقیدی خیالات کا بھی اظہار کیا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ حاتم اور دیوان ان کا، اور حاتم سے ریلیٹڈ ایہام گوئی کی تحریک وغیرہ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔